अच्छा अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग पेपर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया था and we were discussing that we will be using our previous knowledge of AS in paper 5 and we have started this question actually, which is actually question of May June 2019 paper 5-1 and the question number 1. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहा था कि if we have a wooden strip, तो वुडन स्ट्रिप में अगर हम उसको एक बेंच के ऊपर रखें और उसका एक हिस्सा बेंच से सपोर्ट करें और दूसरा हिस्सा बेंच से सपोर्ट ना करें और उस अनसपोर्टेड हिस्से के ऊपर अगर हम लोग कुछ वेट डालें तो क्या नोटिस करेंगे कि उसके अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होती है, उसमें थोड़ी सी बेंडिंग होती है, जैसे कि फिगर 1.2 के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, और उसने कहा है कि इट इज सजेस्टेड दैट E is equals to 4mg_L³ BST³। ठीक है, जिसमें उसने बताया कि उसने S और L के दरमियान में रिलेशन हमने निकाला है। व्हाट इज S? S इज द बेंडिंग डिस्टेंस या डिप्रेशन हम इसको कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, कि कितना बेंड हुआ है, कितना डिप्रेशन हुआ है इसके अंदर। और L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप विच इज अनसपोर्टेड, यानी जो टेबल के ऊपर जो हिस्सा स्ट्रिप का नहीं है, अनसपोर्टेड हिस्सा है, वो L होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डे टू डे लाइफ में आपने सबने देखा है कि अगर आप इस L को इंक्रीज करेंगे सेम वेट के ऊपर तो ये S की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि S और L दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, और वो डायरेक्टली हैं या क्या प्रोपोर्शनलिटी है उसको अभी हम देख लेंगे। डिजाइन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन S and L. एक्सप्लेन how your result could be used to determine a value of E. आप E की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे, और इसको करते हुए आपको पर्टिकुलर अटेंशन पे करनी है इन तमाम चीजों के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जब भी हमारे पास आएगा P5 का, तो हमें उसका एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना होगा, उसी पैटर्न से हम चलेंगे। यानी हमने सबसे पहले क्या करना था, 2 मार्क्स के लिए हमें अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफाइनिंग प्रॉब्लम करनी थी। डिफाइनिंग प्रॉब्लम में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करना था कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप वहीं पे डिफाइन कर दें कि आपके एक्सपेरिमेंट में कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करें, आप लोगों ने एएस में बहुत सारे लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अगर आप नोटिस करें तो वहां पे हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, फिर उसकी वजह से एक दूसरा वेरिएबल जो है वो चेंज होता है, और फिर आप उसको जो है वो एक अब उसके अंदर टेबल के अंदर नोट डाउन करते थे, और उस एक्सपेरिमेंट में यकीनन 1 या 2 कांस्टेंट जरूर मौजूद होते थे, और उन कांस्टेंट्स को आपने कांस्टेंट ही रखना होता है, मतलब उनको चेंज नहीं होने देना, इंश्योर करना होता है कि वो चीज कांस्टेंट है। तो हमें सबसे पहले P5 में, पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पता है कि 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है टोटल। 15 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या लिखना है, अगर हमें वो एग्जैक्टली पता हो तो हम उल्टी सीधी चीजें ना लिखें, हम टू द पॉइंट बात लिखें। तो सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था कि हमने क्या करना है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम करना है। डिफाइनिंग प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट से हमने बताना है कि L इज दी independent variable and S is dependent variable while, ठीक है, load is constant। तो आपका लोड क्या रह रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट रह रहा है। यानी हम जो ये जो वुडन स्ट्रिप है, इस वुडन स्ट्रिप के एंड के ऊपर जो भी हम वेट लगा रहे हैं, वो वेट जो है वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लोड है, मास है, जो भी है, एम हम उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लोड जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे लोड में हम ब्रैकेट में एम लिख देते हैं ताकि ये कंटेस्ट हो। अच्छा, जैसे ही आप बच्चों ये चीज डिफाइन कर देंगे, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे।
ठीक है, और ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखनी है कि माई डिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस, डिपेंडेंट इज दिस एंड कांस्टेंट इज दिस, दैट्स इट। ठीक है, मतलब 2 लाइनों में आपका ये हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डिफाइनिंग प्रॉब्लम फॉर 2 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। यानी अब आपने ये बताना है कि आप अपना डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है, आपको ये डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे तो वुडन स्ट्रिप हमने एक एज के ऊपर रखी, उसको हम एक स्केल से बेंच से नाप लेंगे और उसके बाद हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे करते जाएंगे। ठीक है, और कंटिन्यूअसली हम उसको एक स्केल के थ्रू नापते जाएंगे। ठीक है, या स्केल ही हम रख लेंगे ताकि हमें नापने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट वैल्यू निकलती रहे। उसके बाद this is basically how you will change your independent variable and how you will measure it। ठीक है, और आपके जहन में एक डायग्राम बननी चाहिए कि मैं इसकी डायग्राम कैसे बनाऊंगा, किस तरीके से करूंगा। तो ये बाय द वे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वाला पार्ट 4 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स आपको पीछे मिल गए थे, 4 मार्क्स हैं। इसमें 4 मार्क्स में सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की आपको एक लेबल डायग्राम बनानी होती है। लेबल डायग्राम मतलब आप लैब में इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो कह भी रहा है, अगर आप नीचे पढ़ें, you should draw a diagram on page 3 showing arrangement of your equipment. In your account, you should pay particular attention to the procedure you follow, the measurement to be taken, the control variable, the analysis of data and any safety precautions। ठीक है, तो लेबल डायग्राम अब हमें इसकी बनानी है। अब लेबल डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए कंसिडर कर लीजिए ये हमारा एक बेंच है, ये हमारे लैब का एक बेंच है और हम इसके ऊपर एक स्केल रख रहे हैं। दिस इज आवर स्केल। ओके, ये स्केल हमारी क्या बन जाएगी, वुडन स्ट्रिप। यानी ये जो पॉइंट है एज ऑफ बेंच, एज ऑफ बेंच से जो भी अभी ये लेंथ होगी, जो भी ये लेंथ होगी, ये हमें स्केल से ही दिखाई दे रही होगी ये कितनी है। ओके, तो हमें अलग से मीटर रूल लगा के इसको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप एक स्टैंड लगा के एक स्टैंड हम अटैच करके, दिस इज अ स्टैंड या रिटॉर्ट स्टैंड जो भी हम इसको बोलते हैं, यहां से हम एक पॉइंटर जरूर लगा देंगे। ठीक है, एक पॉइंटर जरूर अटैच करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसकी ये इनिशियल पोजीशन थी और ये कितना बेंड हुआ है। बेंडिंग हम इसकी निकालते जाएंगे, यानी विदाउट ये आप इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट ये इस तरीके से दिखे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक अदद क्लैंप लगा देंगे जिसको हम जी क्लैंप बोलते हैं। जी क्लैंप, ताकि ये वाला हिस्सा स्केल का फिक्स रहे यहाँ पे, और इसी को फिर खोल के हम इसको आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए यहाँ पे। मेरी हफ्सा फरवा, किसी को कोई सवाल करना है? यस, आई एम रिकॉर्डिंग। ठीक है, रियाज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, सो ये हमारा स्केल लग जाएगा। इस तरीके से हम इसका एक पॉइंटर अटैच कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है, ये जो लेंथ ऑफ द स्केल होगी, दिस इज अवर एल, ये हमारा एल होगा। इसको बाय द वे हम चेंज करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस लेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस जिससे हम
मास को मेजर करते हैं और यहाँ पे हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे H के ऊपर जो भी मास रखा हुआ होगा वो हम कैसे कांस्टेंट रखेंगे और उसकी वैल्यू को कैसे मेजर करेंगे, तो ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मास हमने इसके ऊपर रख दिया। अब ये मास जब हम रखेंगे तो उसकी वजह से इस पर थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, ये थोड़ा सा बेंड होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि ये आपके पास स्केल जो कि इनिशियली इस पोजीशन के ऊपर था, अब ये थोड़ा सा बेंड होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर एक और स्केल लगाएंगे। दिस इज स्केल 2 और उससे हम ये वाली लेंथ को मेजर करेंगे विच इज अवर एस। ठीक है, ये बेंडिंग लेंथ जो हमारे स्केल की है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप जी क्लैंप वापस बना लीजिएगा जो भी आपका है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एस हमारा इस तरीके से मेजर होगा और हम आहिस्ता 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 जी क्लैंप को खोल के स्केल को आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये और ज्यादा डिप्रेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव बैक। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हमने एक लेबल डायग्राम बना ली। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है L विच इज द लेंथ ऑफ द स्केल अनसपोर्टेड फ्रॉम द बेंच। ठीक है, एंड हाउ यू विल मेजर इट, वी विल फिक्स अ स्केल ऑन द बेंच। हम बेंच के ऊपर ही फिक्स स्केल कर देंगे ताकि हम लेंथ को इजीली मेजर कर सकें। ठीक है, एंड वन एंड फिक्स विद द जी क्लैंप। नाउ वी विल put the mass on unsupported length. ठीक है, the ruler will bend and we will measure its length from the initial point which should be noted before। यानी इनिशियल पॉइंट को हमने पहले से नोट करके रखना है कि पहले से ये स्केल कहाँ था जब हमने मास नहीं रखा था। ठीक है, सेम पोजीशन के ऊपर हमने मास को रखना है और उसके बाद जैसे ही वो बेंड होगा तो हमने उसकी लेंथ को मेजर करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ। ओके, ये मास ऑब्वियसली यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद what we will do, we will open the G clamp and move the scale slightly forward so that the unsupported length of the scale will increase। थोड़ी सी लेंथ हम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद अच्छा मास रिमूव कर लेंगे, वरना मास की वजह से वो डिप्रेशन रहेगा, तो मास हमेशा रिमूव कर लिया जाएगा जब हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, देन वी विल put the mass on the new position of the unsupported position of the ruler। ये रूलर दोबारा बेंड होगा और ज्यादा बेंड होगा और इसको फिर हम दोबारा मेजर कर लेंगे। ठीक है, सो हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज कर रहे हैं, हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जी क्लैंप के थ्रू मूव चेंज कर रहे हैं और हमने स्केल के थ्रू उसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपने इंग्लिश में लिखनी है। द रूलर विल बी प्लेस्ड ऑन द बेंच विद some unsupported length from the bench fixed on the one end with G clamp। The length of the scale is marked। ठीक है, where the mass is placed। ठीक है, उसके बाद the initial position of the ruler without mass is noted। यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद when we put a mass on the unsupported length of the ruler it will slightly bend and this bending will be measured by using another scale as shown in figure B। फिगर B के अंदर जैसे कि हमने शो किया। ओके, उसके बाद we will remove note the length which is S, remove the mass, slightly increase the unsupported length by losing the G clamp, new position will be noted of L, mass will be placed again on the same point and new value of L will be taken। This procedure will be followed to collect all the data। इस तरीके से आप सारे के सारे डेटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। अच्छा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के अंदर मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे आप हम लोगों ने एक साथ दो चीजों को डिफाइन किया है। जी अबान साहब आप रेज हैंड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है बेटा आपको? आवाज आ रही है बेटा अबान आपको?
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल बेटा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 1 मार्क इस डायग्राम का मिलेगा, 1 मार्क इस डायग्राम का मिलेगा। देखो टोटल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन के 4 मार्क्स है, तो 1 मार्क हमें डायग्राम का मिल जाएगा। दूसरा मार्क हमें ये मिलेगा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मेजर होगा और कैसे चेंज होगा। जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एल है, उसको हम मेजर किसके थ्रू कर रहे हैं, हमने स्केल ही फिक्स किया हुआ है और उसके थ्रू डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू को नोट कर रहे हैं। उसको चेंज कैसे कर रहे हैं, हम जी क्लैम्प को लूज करके स्केल को स्लाइटली फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, 1 मार्क्स हाउ यू विल चेंज एंड measure your independent variable। तुम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज करोगे और कैसे मेजर करोगे, 1 मार्क इसका हो जाएगा। 4 में से 1 डायग्राम का, 1 हाउ यू विल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दिस इज आवर सेकंड मार्क। इसी तरीके से हाउ यू विल चेंज योर एंड मेजर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद थर्ड मार्क होगा हाउ यू विल measure your dependent variable। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल आपको जैसे बताया एस है, जो इसका बेंडिंग एंगल है। तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट द मास ऑन द सेम पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से रूलर अपनी बेंड होके नीचे आएगा और वो जो बेंडिंग होगी वो इस स्केल 2 के थ्रू जो है वो मेजर की जा रही है। दिस इज हाउ वी आर मेजरिंग आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो 1 मार्क इस चीज का भी होगा। ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट कैसे रखेंगे, थर्ड मार्क इसका होगा हाउ यू विल मेक कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हमने उसको मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, देख लें, हमने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस। द वैल्यू ऑफ मास विल बी मेजर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस एंड इट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द सेम पोजीशन। हम उसको हमेशा सेम पोजीशन पे रूलर की प्लेस करेंगे जहां पे हमने इनिशियली उसको प्लेस किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा रूलर है, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, तो हम अपने मास को हमेशा ऐसे रखेंगे कि उसका सेंटर पॉइंट जो है वो फ्लैट से किस पे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर पे आ रहा है। इस तरीके से हम उसको सेम पोजीशन पे ऊपर रखेंगे। तो थर्ड मार्क आपको, फोर्थ मार्क सॉरी, इसका मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं लिखना। ठीक है, आपने एक डायग्राम बनानी है, वी विल, और लिखना क्या है, वी विल आई विल scale will be placed on the bench with some unsupported length on the edge। ठीक है, the initial position of the scale will be measured without any mass by using a stand या retort stand। ठीक है, the length of the scale, unsupported length, will be measured from the scale which is fixed। then the mass will be placed on the one end, it will bend and the bending length will be measured by using the scale। ठीक है, which is our S। the G clamp will be loosened, the scale will be slightly move forward, which will increase the value of L। ठीक है, now the mass again is placed on the same position, the new value of L will be measured। the similar procedure will be taken on to take many measurements। the mass will be measured by using electronical balance and it will always placed on the same position। ठीक है, अगर आप पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं लिख रहे तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखें। बुलेट्स में मार्क करने वाले को आसानी होती है, और क्योंकि ये वैसे ही जरा थ्योरेटिकल पेपर है और आपने बहुत खिचमिच करके चीजें लिखी तो पढ़ने वाले को ढूंढ ढूंढ के चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो ऑनेस्टली उसकी थोड़ी सी हटेगी तो वो शायद आपके नंबर काट दे उसमें। ठीक है, तो बेहतर है कि आप बुलेट्स में लिखें इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये पूरे का पूरा डेटा बन जाएगा। अच्छा, लेट्स मूव बैक टू अवर क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन पे वापस से कर जाए। किसी ने कोई क्वेश्चन और करना है तो कर लीजिए। अच्छा, ये हमारा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन भी हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल डन, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद हमें
वो एक इक्वेशन देता है, ठीक है। यानी अब हम थर्ड हेडिंग की तरफ जाएंगे, जो कि थर्ड हेडिंग है मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, डेटा एनालिसिस कैसे होती है, और हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन में वो ये कह रहा है एक्सप्लेन हाउ योर रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करें। अच्छा, जो इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ दोबारा से नोट करूँ, मेथड ऑफ डेटा एनालाइजेशन। मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस या डेटा एनालाइजेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज E इज इक्वल्स टू 4mgl क्यूब अपॉन bst क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो रिलेशन बनाना है वो किसका बनाना है, L और S का बनाना है, ठीक है। और अगर हम इस इक्वेशन में ये bst क्यूब को इस साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास E bst क्यूब इज इक्वल्स टू 4mgl क्यूब, ओके। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे ना भी करें तो एक और तरीका हम इसका कर सकते हैं, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। एक से हम इसको इस तरह हम करते हैं, हम सिंपल S को इस साइड पे लेके जाते हैं, तो S E इज इक्वल्स टू 4mgl क्यूब अपॉन bp क्यूब, और अब हम इस E को भी इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 4mg अपॉन E bp क्यूब, और ये L क्यूब जरा अलग से करके, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। और बाय द वे इसको अगर मैं अब इक्वेशन से कंपेयर करूं तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अच्छा, वो बच्चे जो मैथ्स जिनके पास नहीं है, बेटा एक दो चीजें जरा देख लीजिएगा। अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू mx या y इज इक्वल्स टू mx प्लस c या y इज इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c, ठीक है, या y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, जो भी इक्वेशन आपके पास होती है, याद रखिएगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, mx है सॉरी, तो ये इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है और कहाँ से गुजरती है, ओरिजिन से गुजरती है। दिस इज y इज इक्वल्स टू mx, c नहीं है इसमें, कोई y इंटरसेप्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन भी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में होती है, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज कटिंग एट x एक्सिस एट पॉजिटिव, सॉरी y एक्सिस एट पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा y एक्सिस को किस जगह पे काटेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर काटेगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर आपके पास लिखी हुई इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी का मतलब ये है कि ये इक्वेशन ये यूं बनेगी, यानी ये अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो यही लाइन जो है, लाइन तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन यही आपके पास y एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस के अंदर काटेगी, जब भी c की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी होती है हमारे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c,
ठीक है। तो माइनस एम एक्स प्लस सी का मतलब ये है कि हमारे पास ये लाइन कुछ यूं बनती है, ठीक है। ग्रेडियंट इसका कैसा आता है, नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, कभी माइनस होता है, लेकिन सी की वैल्यू कैसी रहती है, प्लस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। तो ये कुछ रिलेशंस है। हमें ये रिलेशन इस वक्त जो मिल रहा है वो y इज इक्वल टू एम एक्स यानी पहली वाली का मिल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से देखें y एक्सिस पे हमारा s जाएगा जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, x एक्सिस के ऊपर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y एक्सिस के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर रखिएगा माइंड। इस इक्वेशन के हिसाब से s y के बराबर है, l क्यूब x के बराबर है। तो हमारा ग्रेडियंट जो है m, ये हमारे पास बराबर आ रहा है 4mg अपॉन p टी क्यूब, ये हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। जैसे कि उसने कहा है कि e की वैल्यू निकालिए, तो हम क्या कहेंगे कि e यहाँ पे बराबर हो जाएगा 4mg अपॉन p टी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ। इस तरीके से हम लोग इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालें। यानी हम मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस में क्या लिखेंगे, वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एस एंड एल क्यूब, एस और एल क्यूब का हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यानी मैं अगर वो ग्राफ भी आपको बना के दिखा दूं, एस और एल क्यूब का ग्राफ बनाएंगे। ऑब्वियसली वैल्यूज हमारे पास नहीं है, ग्राफ में कोई प्लॉटिंग नहीं होगी। हम कहेंगे कि हम लोग एस और एल क्यूब का ग्राफ बनाएंगे और ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, 4mg, जी इज ग्रेविटी, b टी क्यूब के बराबर। और फिर हम इस ग्रेडियंट को निकाल के उसके थ्रू जो है वो हम e की वैल्यू को निकालें, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू दैट डेटा एनालिसिस। ये आपका डेटा एनालिसिस का होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन शायद थोड़ा बहुत बायो वाले स्टूडेंट्स को इसमें शायद हल्का सा डिस्टर्बेंस हो या प्रॉब्लम हो। अगर किसी बच्चे को इसमें अभी भी कुछ पूछना है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं अभी दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अरे सॉल्व करने का हमें कोई वैल्यू तो नहीं मिलेगी ना? नहीं, वैल्यू हमें कोई नहीं, हमें सिर्फ देखो सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हम कर क्या रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। बस हमने सिर्फ ये बताना है कि हम ये करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। जी सर। और किसी को कोई चीज? सर एक बार रिपीट कर दें कि हमने क्या क्या करना है। हाँ, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस के अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है, वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ एस एंड एल क्यूब अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। क्योंकि हमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें एल नहीं है बल्कि एल क्यूब गिवन है, ठीक है। तो हम एस ऑन वाई एक्सिस, एल क्यूब ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चाहो तो उस्मान अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि ये तुम ग्राफ भी बना के वहां दिखा दो, ताकि उसको रिलेशन भी पता चल जाए कि तुम इतने जीनियस हो कि तुम्हें रिलेशन भी पता है कि y इज इक्वल टू mx का रिलेशन। ये तुमने बना दिया वहां पे। उसके बाद तुमने ये जो कंपैरिजन हमने किया था इक्वेशन का, ये कंपैरिजन करना। और ग्रेडियंट को देखो हमने किसके बराबर निकाला, 4mg अपॉन ई बी टी क्यूब, उसके बराबर निकाल लिया हमने। तो we will find the value of e is equals to 4mg upon bt cube upon gradient, that's it। बस ये लिखना है आपने, that's it। और ये आपको पूरे का पूरा हिस्सा कितने मार्क्स देगा, 3 मार्क्स देगा। अभी भी किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये y इक्वल्स टू mx का ये बना, ये कैसे पता चला? दूसरा वाले भी इक्वेशन तो बन सकती है। क्या कह रहे हो? और नो y इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन का कैसे बना ये वाला? y is equals to mx वाली का कैसे बना? देखो हम लोग आगे जब हम लोग और इक्वेशंस करेंगे ना, तो तुम खुद देखना कि हमारे पास
अगर यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने इक्वेशन बनाई होती, और एक चीज याद रखना तुम्हारे जहन में इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हुए एक चीज जहन में होनी चाहिए कि एस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा। एल जो है इंडिपेंडेंट है तो किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। अगर यहाँ पे साथ में कोई चीज वैल्यू लिखी हुई आती प्लस 2f या 2k या कुछ इस तरीके से, तो वो फिर हमारा वाई इंटरसेप्ट होता, क्योंकि यहाँ पे प्लस में या माइनस में कोई वैल्यू नहीं बच रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम गौर करो मैथमेटिकली E इज इक्वल टू 4mg L³ / BST², एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे और एक ही टर्म राइट हैंड साइड पे, बाय द वे पूरी मल्टीप्लाई होके वन टर्म बनती है ये, ठीक है, कोई दूसरी टर्म नहीं है। तो अगर कोई भी दूसरी टर्म तुम्हें इक्वेशन में नहीं दिख रही हो तो पक्का समझ जाना कि वहां पे वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना उससे और क्लियर होगा। जब से मैं तुम लोगों को 2-3 और क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम लोग को खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन लगेगी। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली ये जो 1 2 3 4 ये जो ग्राफ्स मैंने बनाए ना इनको बड़ा ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। सर एक मिनट, ये वाला दोबारा रिपीट करेगा आप जो ये बता रहे थे वो y और x का कि कैसे पता चलेगा? y और x का कैसे पता चले? देखो एक चीज, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y एक्सिस के ऊपर जाता है, जो डिपेंड कर रहा हो, ये रूल है मैथ्स का। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x एक्सिस पे जाता है। हमने क्योंकि सबसे पहले ही पार्ट में ये डिफाइनिंग प्रॉब्लम में डिफाइन कर दिया था कि L इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब पक्का ये किस एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा। और लोड जो है वो किस पे जाएगा, सॉरी एस जो है वो किस पे जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एम ऑब्वियसली हमारा लोड है, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस से मेजर किया। तो ये हमेशा रूल याद रखिएगा, एस और एल जो है ये या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स और वाई एक्सिस पे किस तरीके से जाते हैं। डिपेंडेंट हमेशा वाई पे होता है, इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और हमेशा जैसे कि हम लोग एएस में करते थे, हमेशा जो इक्वेशन बनेगी वो फाइनली किससे कंपेयर होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे c की वैल्यू नहीं मिल रही थी तो c मेरा y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। c y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा, दोनों चीजों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैथ्स के पॉइंट है यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई मुझे बताएगा अब तक हमने कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? तकरीबन 9 मार्क्स। 9 मार्क्स के लिए, बिल्कुल सही, 9 मार्क्स के लिए। देखो सबसे पहले हमने डिफाइनिंग प्रॉब्लम 2 मार्क्स का किया, उसके बाद हमने मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस 4 मार्क्स का किया, 6 नंबर हो गए हमारे। उसके बाद हमारे पास डेटा ऑफ एनालिसिस जो है वो 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है जी। तो हमारे पास 6 और 3 9 मार्क्स हो गए, यानी 9 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद सबसे आखिरी वाले हिस्से में एडिशनल डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और ये एडिशनल डिटेल्स जो होती हैं ये 6 मार्क्स की होती हैं। यानी अगर हम ये एडिशनल डिटेल्स सही से लिख लें तो हमारे पास जो है वो हमारा प्रैक्टिकल पूरा 15 मार्क्स का। अच्छा, 15 मार्क्स में से अगर आप लेट से आपको मैं बताऊं, इस पेपर में जो ए ग्रेड आपका बनता है वो 20 to 21 मार्क्स पे बनता है। मतलब अगर आपने 15 में से 11 नंबर ले लिए, 12 नंबर ले लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से एक थ्रेशोल्ड भी शेयर करूं, अगर आप लोग कहें तो इसी पेपर का थ्रेशोल्ड अगर मैं शेयर करूं, जी
तो ये बच्चों आप लोगों का इस पेपर का कुछ थ्रेशोल्ड होता है और ऑब्वियसली पेपर 4 का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। और जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे पेपर 4 के आपको थ्रेशोल्ड दिख रहे हैं, 100 में से 71 पे ए होता है ग्रेड, ठीक है। ये कभी कभार बहुत कम भी होता है, ये आपके पास गिरता है तो 48 तक भी चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इस पेपर का थ्रेशोल्ड जो है वो इस वक्त बन रहा है 24, ठीक है, 24 जो कि अच्छा खासा हाई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पेपर में हर एक क्वेश्चन के अंदर 12 मार्क्स भी ले लें तो आपका इजीली ए ग्रेड बन जाएगा, यानी आपको 3 मार्क्स की गलती करने का मार्जिन है इस क्वेश्चन के अंदर ए ग्रेड के लिए, ठीक है। अच्छा, एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी के बारे में लिखना होता है, ठीक है, कि आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगी, क्या आपको थ्रेट है, सेफ्टी थ्रेट हो सकता है, और क्या आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है। जी, कोई मुझे बताएगा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस यहाँ पे क्या हो सकती हैं। आवाज आ रही है सबको? सेफ्टी प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग इस मास्क को जो है जब हम इस स्केल के ऊपर रखेंगे तो माइट भी पॉसिबल ये मास्क जो है ये उछल के हमारे फेस के ऊपर या हमारी आईज में लग सकता है, ठीक है। हम स्केल को छोड़ें और एकदम से वो बाउंस बैक कर जाए या स्केल बाउंस बैक कर जाए, तो उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन ये होगी कि आप सेफ्टी गॉगल्स पहनेंगे, ठीक है। ये थोड़े से हंसी आती है कभी कभार ये चीज़ें लिखते हुए और करते हुए भी, लेकिन क्या करें, ये लिखना होता है। दूसरा ये कि मास्क जब हम स्केल पे रखेंगे या तो हम मास्क को किसी टेप से फिक्स करें, लेकिन फिक्स करेंगे तो हम बार बार उसको रिमूव कैसे करेंगे, इसलिए फिक्स उसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मास्क को जब हम स्केल के ऊपर रखेंगे तो नीचे या तो कोई कुशन रखें या सैंड ट्रे रखें, सैंड ट्रे मिट्टी की भरी हुई ट्रे, ताकि अगर मास्क टॉपल करे तो वो कुशन या सैंड ट्रे के ऊपर गिरे। इस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशन दिए जाएंगे और इस सेफ्टी का आपको 1 नंबर मिलता है। आप यानी ये जो भी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको डिफाइन करेंगे तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को इस प्रैक्टिकल की सेफ्टी प्रिकॉशन दिखाऊं, एडिशनल डिटेल ये नजर आ रहा है सबको? जी ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एडिशनल डिटेल इंक्लूड सेफ्टी कंसिडरेशन यूज